वेलकम, गुड इवनिंग। आज हम आपकी जो क्लास करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। ये आप बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स BCOC 134 का ये सब्जेक्ट है और उसमें यूनिट 4 है। अभी तक हमने इससे पहले मैट्रिक्स को समझा, मैट्रिक्स के इनवर्स को समझा। मैट्रिक्स जब हम चैप्टर कर रहे थे तभी हमने कुछ इसमें क्वेश्चंस किए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी सीखा था हमने। फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स करना सीखा था एडजॉइंट मेथड और एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड या फिर रो ऑपरेशन मेथड से, ठीक है। जिसमें रो मेथड और कॉलम दो तरीके से, एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से आप क्या निकाल सकते हैं, इस किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। फिर हमने डिटरमिनेंट को किया, डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज थी, उस डिटरमिनेंट को भी हमने किया। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब अभी तक आपने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को नॉर्मली डेटा की तरह एज ए डेटा साइंस, वैसे आगे इसका डेटा एनालाइट डेटा साइंस की तरह इसका यूज होता है, डेटा माइनिंग वगैरह में भी इसका यूज होता है। कैसे इंजीनियर्स लेवल पे काम होता है वो आप बाद में सीखेंगे। अभी आप नॉर्मल सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। और पीछे के अभी जैसे मुझे मालूम है एक दो टॉपिक आपके कवर नहीं हुए, वो भी कवर करवाने हैं। इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम मॉडल, ये सब भी इसमें आपने कवर करना है, राइट। इनपुट आउटपुट एनालाइज करना है, यहाँ पे सुना होगा। assumptions, इनपुट आउटपुट टेबल, टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स, हॉकिन सिमंस कंडीशंस की है, क्लोज एंड ओपन इनपुट आउटपुट, ये सब ये चीज आपका इस सिलेबस का पार्ट है। ये आपने मैट्रिक्स के सिलेबस में कवर करना है, ठीक है। तो इसको कवर करने के बाद रिप्रेजेंट, जो मैट्रिक का डाटा रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, जैसे नॉर्मली अभी तो आपने नंबर्स देखे, वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आप डेटा उसमें फिल करेंगे तो डेटा जैसे रो में पर्टिकुलर कर लिया, कॉलम में पर्टिकुलर कर लिया, फिर एक दूसरा मैट्रिक्स बनाया, उसमें कुछ कर लिया पर्टिकुलर, इस तरीके से सिंपल डाटा को फीड करना होता है। और ये फीड किस तरीके से डाटा साइंस वाले लोग या फिर कंप्यूटर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे होता है उसको हम बाद में समझेंगे। अभी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम मॉडल, मतलब ये आपने प्रैक्टिकल वैसे किया है उसी को वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे यूनिट 3 का काफी ज्यादा इसमें बेसिक कंसेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जब इस चैप्टर को करेंगे आप तो आप इसमें देखेंगे कि सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी आपने एक लीनियर इक्वेशन ये वाला क्वेश्चन हमने करके दिखा था, प्रेजेंट डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ प्रूफ्स ऑफ द सम ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब किसी भी डाटा को क्या हम मैट्रिक्स की तरह दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं क्या, राइट। हम अपने डाटा को मैट्रिक्स की तरह ऑब्वियसली शो कर सकते हैं, बस वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल का मतलब है कि अगर कोई भी डाटा है, ध्यान से समझना, बेसिक है ये चीजें, बेसिक चीजें हैं कि कोई भी डाटा है, डेटा को किस तरीके से आगे हम उसको यूज करेंगे, कोई भी हो, चाहे वो इनकम हो, है ना, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो सेल्स हो, या कोई भी डाटा हो सकता है, या फिर प्रॉफिट और लॉस हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब कैसे दिखा सकते हैं भाई, अभी जैसे आपने लिखा दिल्ली, दिल्ली ऐसे लिख के ना, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, ये स्टेट लिखे आपने, यहाँ पे लिखा आपने सेल्स, ठीक है। सेल्स कैसे लिखेंगे आप, 500 500,000 का जो है सेल्स हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 400 का हुआ है, चेन्नई में 200 का हुआ है। फिर एक और स्टेट ले लेते हैं, कोलकाता, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता, यहाँ पे कितना हुआ, 700 का, ठीक है। अब इस तरीके से ये सेल्स लिख लिया आपने। अगर हम इसी को एक एक मैट्रिक्स बनाए तो एक मैट्रिक्स में बन जाएगा ये, ठीक है। हमने डाटा को मैट्रिक्स में लिख लिया, यहाँ पे अलग अलग स्टेट ले लिए, एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमने ये ले लिया। एक्सेल पे शीट पे क्या होता है, ये तो होता है, एक रो होता है, कॉलम होता है, सारा रो एंड कॉलम में ही तो डिवाइड हो रखा है पूरा एक्सेल। तो वहां पे हम इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक डाटा लेता हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। ऐसी मैं नाम याद नहीं आ रहे ना जल्दी, इसलिए मैं ऐसे लिख लिया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ।
ठीक है, नाम इसलिए नहीं आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली की बात करूं, ये जो पूरा डाटा है आपका पूरी दिल्ली का है, ठीक है। और दिल्ली में जैसे ये इसको समझ लेते हैं हम दिल्ली, इसको समझ लेते हैं मुंबई, या इसको ले लेते हैं कोलकाता। अब कोलकाता में दिल्ली के अंदर नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। इसकी सेल्स, अगर हम ऐसी इनकी सेल्स दिखाना चाहें, या कितनी इनकी सप्लाई होगी किसी दूसरे मैट्रिक्स से अगर हम दिखाना चाहें, जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टोटल कॉस्ट दिखाना चाहता हूँ, 200, 300, या सेल्स या कुछ भी बात कर लीजिए, ठीक है, 500, इतनी जो है यूनिट सेल्स करनी है। तो इसको 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 अगर हम इस पूरे को, इस रो को इससे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक यूनिट मिलती है, राइट। ठीक है, अगर हमने कोई पर्टिकुलर इस किसी यहाँ पे हम डेटा फीड कर सकते हैं, आगे फर्दर हम कोई एग्जांपल लेके समझ सीखेंगे अच्छे से। यहाँ भी कोई डेटा होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पे एक डेटा कंप्लीट फिगर आ जाएगी। तो इसे टोटल सेल्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल सेल्स कितनी हुई है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में, ऐसे मुंबई की, इसको हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ऐसे हम डिफरेंस निकाल के इसका प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं अपने जो बिजनेस एप्लीकेशन, जिसको हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था। इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे आपका जो डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल्स की, और ये सब चीजें हैं, नेशनल इनकम है, ये सब चीजों में हम इसका इस्तेमाल यूज करेंगे। अब है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बट वो एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल सूट नहीं हुआ वहां पर, ठीक है, तो अच्छे से भी समझ नहीं पाए, इसको यहीं से समझते हैं। मैट्रिक्स आर द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू ऑफ compactly represent the data to see the this failure. Let us take the following example. अब इस वाले एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। A firm has 3 factories, ठीक है, वो एग्जांपल भूल जाओ अभी जो मैं दे रहा था ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसमें नहीं समझ पाओगे, अब यहाँ से अच्छे से समझ पाओगे। A firm has 3 factories, एक फर्म के पास 3 फैक्ट्रीज हैं, F1, F2, F3, 3 फैक्ट्री हो गई, और 4 वेयर हाउस है, और 4 क्या है, वेयर हाउस है। 4 वेयर हाउस का मतलब क्या हुआ, W1, W2, ये वेयर हाउस है 4। इफ इट वांट टू फाइंड द मिनिमम पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो मिनिमम पर यूनिट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जानना चाहते हैं, यानी कि एक फैक्ट्री से वेयर हाउस के अंदर बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका। फॉर ईच फैक्ट्री टू वेयर हाउस गिवन द कॉस्ट डेटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब देखो इस तरीके से इन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, अब आप समझ पा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है, आप इसको थोड़ा समझिए। अगर आप में से कोई और भी स्टूडेंट इलेबोरेट करना चाहते हैं, आप में से वेलकम है, आप लोग भी स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राइट, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको कि क्या है ये ऊपर एक जो रो लिया गया है, ये कंप्लीटली पहले दिखा बता दिया गया है कि वेयर हाउस है, और आपका ये कॉलम है, ये किसका है, ये फैक्ट्री का है। अब ये 15 क्या है, मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट है, यानी कि F1 अगर इसमें से को इसको भेजते हैं, अगर फैक्ट्री से वेयर हाउस आता है तो 15 रुपए लगते हैं, इस फैक्ट्री से यहाँ जाता है 17 रुपए लगेंगे, इस फैक्ट्री से यहाँ आएगा 20 रुपए लगेंगे, इस फैक्ट्री से इस वेयर हाउस जाएगा तो
12 रुपए लगेंगे। ऐसे ही फैक्ट्री 2, अब फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 1 में, फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 3, 2 में फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 3 में, फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस। समझे आप? समझे बात को? फैक्ट्री 3 से, अब फैक्ट्री 3 से अगर वेयर हाउस 1 में जाए तो कितना खर्चा आएगा, फैक्ट्री 3 से 2 में जाए तो कितना खर्चा आएगा, फैक्ट्री 3 से 4 3 में जाए तो, फैक्ट्री 3 से 4 में जाए तो कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? इससे इसमें जाने का खर्चा 10 रुपए, इससे इसमें जाने का खर्चा 27 रुपए, इससे इसमें जाने का खर्चा, आप ऐसे देख सकते हैं। इसको अच्छे से समझे आप, यानी कि हर वेयर हाउस से, अब ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि वेयर हाउस 1 से, अगर वेयर हाउस 1 से जो खर्चा है फैक्ट्री 1 में, 2 में, 3 में पहुंचाने का खर्चा ये है, ऐसे ही वेयर हाउस 2 का खर्चा फैक्ट्री 1 में, 2 में, 3 में खर्चा ये है। ठीक है, इस तरीके से डेटा को इस तरीके से इन्होंने मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसको बेसिक चीज को हमने समझ लिया, पर यूनिट कॉस्ट इज मिनिमम फ्रॉम फैक्ट्री 1 to 3, और ये सारी चीजें। हाँ जी, अब आप सेकंड एग्जांपल समझिए। इन एन इलेक्शंस कंटेस्ट, अभी इलेक्शंस है, ये इलेक्शंस का कंटेस्ट है। ठीक है, a particular participant can speak either of 5 लैंग्वेज, है ना? अब इसमें आप 5 लैंग्वेज बोल सकते हो कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, तमिल, इनमें से आप एक कोई लैंग्वेज बोलते होंगे। अब कॉलेज, ये कॉलेज है, कॉलेज सेंट 30 स्टूडेंट ऑफ विच 10 ऑफर टू स्पीक इन हिंदी, 9 इन इंग्लिश, 6 इन पंजाबी, 3 इन गुजराती एंड द रेस्ट इन तमिल। अनदर कॉलेज से, किसी दूसरे कॉलेज ने कितने बच्चे स्टूडेंट की 25 अलग अलग लैंग्वेज के ये हुए। आउट ऑफ 20 स्टूडेंट फ्रॉम द थर्ड कॉलेज, ये देखिए आप इसमें से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कॉलेज एक ने जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के लिए भेजे, हिंदी में 10, इंग्लिश में 9, पंजाबी में 9, गुजराती में 3, बाकी जो बच गए, यानी कि जो 30 स्टूडेंट थे ना टोटल, 30 में से जो बच गए वो तमिल में आ गए। कॉलेज 2 ने जो 25 स्टूडेंट भेजे थे वो इस तरीके से आ गए। कॉलेज 3 ने 22 भेजे थे, 22, 25, 30 ऐसे था ये। और इस तरीके से पूरा एक मैट्रिक्स के तरीके से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, इसको हम किसी भी तरीके से डेटा को हम यूज कर सकते हैं। हमने डेटा को प्रेजेंट कर दिया, जैसे पाई चार्ट में प्रेजेंट करते हैं, जैसे हिस्टोग्राम बार ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, या कोई भी डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, इसको मैट्रिक्स में यूज कर लिया आपने। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनवर्स, ये सारी चीजें कहाँ पे आएगी, यूज होगी, वो हमें आगे सीखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखिए अब फाइनेंस कंपनी हैज ऑफिसेस लोकेटेड इन एवरी डिवीजन, एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी तालुका। एक कोई फाइनेंस कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ले ली आईसीआईसी बैंक है, या कोई ऐसा बैंक है जिसकी जो लोकेशन है वो हर डिवीजन में है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में है और एवरी तालुका में है। ठीक है, यानी इसकी जो है लोकेशन वो बहुत ज्यादा स्प्रेड है, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो वो 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 200 तालुका के अंदर है इन डिस्ट्रिक्ट, ईच ऑफ ऑफिस हैज वन हेड। और हर ऑफिस के अंदर क्या होता है, एक हेड होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि हर ऑफिस के अंदर क्या होगा, एक तो हेड होगा, एक हेड क्लर्क होगा, एक कैशियर होगा और एक क्लर्क होगा। ठीक है, राइट, एक हेड क्लर्क होगा, एक कैशियर होगा और एक क्लर्क होगा, और एक प्यून। ठीक है, डिविजनल ऑफिस हैज एडिशंस एंड, अब देखिए ये एक जो ऑफिसर सुपरिटेंडेंट होंगे, 2 क्लर्क होंगे, 1 टाइपिस्ट होगा और एक प्यून होगा। अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैज अ एडिशन, 1 क्लर्क, 1 प्यून। द बेसिक मंथली सैलरी ऑफ, ये आपको मंथली सैलरी में दे रखी है, राइट। तो आपने करना क्या है इसमें, तो आपने इसमें समझा कि जो टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200 तालुका के अंदर है ऑफिस। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या बताया कि हर ऑफिस के अंदर, ईच ऑफिस, ध्यान देखिए यहाँ पे हर एक ऑफिस में बात की गई है। ठीक है, ध्यान देना, हर ऑफिस के अंदर, ईच ऑफिस है,
है ना, और डिविजनल ऑफिस हैज, और उसके बाद क्या था एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। तो 3 तरह के हो गए यहाँ। कितने हो गए बताएं आप? ईच ऑफिस, ईच डिविजनल ऑफिस और ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। अब आप बताएं कितने होंगे? 5। ये क्या लिखा है इन्होंने? 5। देखिए यहाँ पे 5 डिवीजन है, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं और 200 तालुका हैं। तो बताइए कितने क्या होंगे? ऑफिस कितने होंगे? 200। डिवीजन इन्होंने बोला था तो हो गए 5। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कितने होंगे? 30 डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है। और जो सैलरी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की कितनी है, वो यहाँ पे कितने कितने परसेंट है वो आपको इसमें गिवन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और सैलरी कितने की हर ऑफिस के अंदर है? एक क्लर्क हर ऑफिस क्लर्क के अंदर, 2 क्लर्क हर डिवीजन ऑफिस में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। हेड क्लर्क की सैलरी इतनी है, कैशियर की सैलरी इतनी है, क्लर्क टाइपिस्ट की सैलरी इतनी है, पियून की सैलरी इतनी है, ऑफिसर सुपरिटेंडेंट की इतनी है। ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग डिस्ट्रिक्ट को इस तरीके से उन्होंने लिख सकते हैं इसको। ये ऑफिस है आपका, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और क्लस्टर ऑफिस। ठीक है। ये 3 तरह के आपके ऑफिस हो सकते हैं। और स्टाफ में क्या है? हेड, प्यून नहीं, सुपरिटेंडेंट, ऑफिसर सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, क्लर्क, और ये टी से क्या था? टाइपिस्ट, क्लर्क, ये सारे उनकी लिख दिया इन्होंने। इनकी सैलरी हो गई। ये मैट्रिक्स हो गया आपका। द टोटल नंबर ऑफ प्यून पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द ऑफिस आर द कॉमन इन मैट्रिक्स। टोटल एम्प्लॉय निकालने हैं तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, आप करेंगे इस क्वेश्चन को? समझ में आया? टोटल क्या निकालने? 3 चीज निकालनी है एग्जांपल में। एक तो निकालना है टोटल बिल ऑफ ऑल अकाउंट ऑफिसर। टोटल बिल का मतलब है कितने लाख रुपए या कितने करोड़ रुपए खर्चा इसका टोटल सैलरी जाता है टोटल एम्प्लॉय को। तो ये कितना है आपका? इसमें 1 करोड़ 9 लाख नहीं, 1 करोड़ 9 लाख 1,250, 1 करोड़ 9 लाख 1,250 का टोटल ये है। ये पहला 3 चीज हो गई। पहला हो गया टोटल बिल ऑफ ऑल ऑफिसर्स। ठीक है। उसका तो हो गया टोटल मंथली सैलरी कितनी जाती है वो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये है यहाँ पर निकाला है इन्होंने। यहाँ तक समझ में आया आपको? एक बार देख लीजिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये था आपका, यूजिंग द मैट्रिक्स नोटेशन फाइंड, और फिर आंसर आपने करना है। आप एक बार देखिए और खुद से ट्राई कीजिए इसको। जी, किसी ने किया इसको? जी, भारती जी, अब आप करवाएंगे इसको सर क्वेश्चन को? समझ, आप पहले बात तो सुन लीजिए सर। जी हाँ। सर समझ में तो आ रहा है, बट ये जो सैलरी निकलेगी ये समझ में नहीं आ रही है, कैसे 3 आएगी? 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। सैलरी तो आपको हर, पहले तो टोटल एम्प्लॉय देखिए ना कितने हैं। एक तो ऑफिस है उनका, ठीक है, एक हाँ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और एक डिवीजन ऑफिस है। डिवीजन ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, तो इन्होंने हाँ 5 डिवीजन बताए हैं। इन्होंने कितने डिवीजन बताए हैं? 5 5। डिवीजन है और 30 डिस्ट्रिक्ट है। 5 डिवीजन है, 30 डिस्ट्रिक्ट है और ऑफिस कितने हैं? 200 मतलब 200। उसमें है। ठीक है। और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं वो इस तरीके से इन्होंने सारा दे रखा है। सर पहले वो, इसको जी इसको
कैलकुलेशन करके आंसर ठीक नहीं आ रहा ना जो बुक में आ रहा है, इसलिए पूछ रही हूँ। ओके ओके, एक बार देख लीजिए, करिए, बाकी स्टूडेंट भी कीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों के आंसर दिखाए हैं इसमें।